अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हसन लियाकत। आज दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान की 17 रुकनी टीम का ऐलान किया है वहाब रियाज और कामरान अकमल ने। इस 17 रुकनी टीम की क़यादत करेंगे शाहीन शाह आफरीदी और इस टीम में बहुत सारे नए नाम भी मौजूद हैं। ड्रॉप किया गया है शादाब खान को और मोहम्मद हारिस को, जिसके हवाले से शोर आपको इस वक्त सोशल मीडिया में सुनने को मिल रहा है। पहले थोड़ा सा 17 रुकनी स्क्वाड को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन इस स्क्वाड में मौजूद है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इस स्क्वाड की कप्तानी करेंगे शाहीन शाह आफरीदी। उसके साथ मौजूद हैं आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी जिनको मौका मिला है, अबरार अहमद इस स्क्वाड में मौजूद हैं, आजम खान विकेटकीपर मौजूद हैं, मोइन खान के बेटे, बाबर आजम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, उसामा मीर और जमान खान इस स्क्वाड में शामिल हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो अभी स्क्वाड अनाउंस हुआ है थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी अनाउंस हुआ। इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आपको नज़र नहीं आएंगे जो कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के करीबी थे, उसके हवाले से आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन ये पहली दफ़ा लग रहा है कि आपके जो चीफ सिलेक्टर्स हैं या फिर चीफ सिलेक्टर्स की जो टीम है वो खुद काम कर रही है। इससे पहले ऐसे चीफ सिलेक्टर्स भी गुजरे हैं जो कि टीम भेजा करते थे बाबर आजम को, रिजवान को और शाहीन शाह आफरीदी को, और वो उसमें से पिक एंड चूज़ किया करते थे किसने जाना है किसने नहीं जाना। और इस हवाले से काफ़ी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। हमें प्लेयर्स ने भी काफ़ी इस हवाले से अपनी जो खदशात थे उनका इजहार किया। अच्छा, इसके बाद अगर बात की जाए, इससे पहले यही होता था कि बाबर और रिजवान टीम सिलेक्ट करते थे, लेकिन इस दफ़ा क्रेडिट ये जाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचा तो गया। अब रिजल्ट्स हक में आए तो वाह वाह हो जाएगी, वहाब रियाज की भी, कामरान अकमल की भी रिजल्ट्स हक में ना आए तो फिर वाह वाह नहीं होगी, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स सोचा गया, इसका क्रेडिट उनको देना चाहिए। डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस जितने भी थे उनको इससे पहले हमने देखा है कि निगलेक्ट किया गया। डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को कोई मौका नहीं दिया जाता था। हालांकि जो मोहम्मद हारिस ड्रॉप हुए हैं, इन जैसे प्लेयर्स को पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंसेस पे या T20 की परफॉर्मेंसेस पे T20 स्क्वाड में लाया जाता था, फिर उसके बाद ODI क्रिकेट में लाया जाता था और उन्हीं के साथ कैरी किया जाता था। एक ज़माने में रोहिल नज़ीर भी आपकी जो है वो फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा थे, लेकिन वो कहाँ गए कोई इस हवाले से नहीं बता सकता। इस स्क्वाड में 3 विकेट कीपर्स मौजूद हैं। एक हसीबुल्ला, वो भी यंग सेंसेशन हैं जो कि पेशावर ज़ल्मी की जानिब से आपने उनको देखा होगा पिछले एडिशन में। हसीबुल्ला के साथ मौजूद हैं आज़म खान और मोहम्मद रिजवान। अब टीम का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, किस तरह बनाया जाएगा, क्या आज़म खान को एज ए बैटर खिलाया जाएगा या नहीं खिलाया जाएगा, क्या हसीबुल्ला को टीम में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके हवाले से तो वक्त बताएगा कि क्या कुछ होने वाला है। इसके अलावा जब आखिरी दफ़ा हमने वहाब रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी दौरे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, तो वहाब रियाज ने हमें ये कहा था कि हमारे पास बहुत सारे ओपनर्स मौजूद हैं तो हम साहिबजादा फरहान को ऑस्ट्रेलिया में नहीं लेकर जा सकते। क्या इस दफ़ा बाबर आजम और रिजवान से ओपनिंग नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि साहिबजादा फरहान भी स्क्वाड में मौजूद हैं, साइम अयूब भी स्क्वाड में मौजूद है और साइम अयूब के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि वो हमारी T20 प्लान्स में भी और ODI प्लान्स में भी शामिल हैं और उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तीनों फॉर्मेट्स में देखना चाहता है। इसके अलावा अगर बात की जाए साहिबजादा फरहान, तो उनको भी उनकी जो मेहनत थी 3-4 साल से वो परफॉर्म कर रहे थे, उसका सिला मिल चुका है। फिर अगर मैं बात करना चाहूँ अब्बास आफरीदी की, जो कि भतीजे हैं उमर गुल के, इस हवाले से उमर गुल का मौक़िफ़ हमने 1 साल पहले जाना था। उमर गुल कह रहे थे कि जिस तरह मैंने क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए, अब्बास को भी इसी तरह क्रिकेट खेलनी होगी बगैर किसी सिफारिश के, सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर। और अब्बास को अपनी परफॉर्मेंस दिए हुए 1 साल हो चुका, उसके बाद वो लीग क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस देते रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस देते रहे और आपको याद दिलाते चलें कि PSL 8 में अब्बास आफरीदी की विकेट सबसे ज़्यादा थी, लेकिन उनको मौका ना मिला। एहसानुल्लाह को मौका मिला और वो बुरी तरह से नाकाम हुए, लेकिन उसके बाद इंजर हो गए। खैर, वो एक ऐसे बॉलर हैं जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बन सकते हैं, लेकिन अब्बास को जब शामिल किया गया तो अब्बास अगर मौका मिला, इन्होंने परफॉर्म किया, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम में, इंक्लूडिंग कैप्टन जो कि 200, 128 और 130 की गेंदबाजी करवा रहे हैं, उनके लिए अब्बास आफरीदी भी बड़े थ्रेट होंगे। आमिर जमाल जैसे लोग भी बड़े थ्रेट होंगे। आमिर जमाल जिनको टेस्ट स्क्वाड में हिस्सा मिला था, टेस्ट स्क्वाड में आमिर जमाल ने बहुत ही खूब परफॉर्म किया, पहली इनिंग्स में 6 विकेट्स ली और उनका डंका इस वक्त पूरी दुनिया में बज रहा है। उनको भी T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। आपको याद दिलाते चले कि आमिर जमाल जिन्होंने मोइन अली के खिलाफ 14 रन सेव कर पाकिस्तान को लाहौर में फतह दिलवाई थी, उस आमिर जमाल को अब बिला आखिर कई सालों बाद T20 क्रिकेट में उनकी टेस्ट परफॉर्मेंसेस के ऊपर वापस लाया जा रहा है। ये पाकिस्तान में एक अजीब व गरीब सा कल्चर है, क्योंकि उस वक्त बाबर आजम एंड कंपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उनका एक ग्रुप था शाहीन शाह आफरीदी का, हारिस रऊफ का, हसन अली का, फ़हीम अशरफ का,
वही लोग खेलते थे, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को इतनी इज्जत नहीं मिलती थी। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में जब डोमेस्टिक परफॉर्मर्स ने इज्जत दी है तो वहाब रियाज का भी जो जिगरा है वो हमें बड़ा होता हुआ नजर आया, और बहुत सारे डोमेस्टिक के ऐसे परफॉर्मर्स हैं जिनको शामिल किया गया। अब आ जाते हैं ड्रॉप किस किस को किया गया। एक शादाब खान को ड्रॉप किया गया और एक मोहम्मद हारिस को ड्रॉप किया गया। अच्छा, शादाब खान के हवाले से जो वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शादाब खान शायद इंजरी की वजह से दस्तयाब नहीं है, लेकिन मसला यह है कि शादाब खान ने ना वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, उसके बाद नेशनल T20 के जो सीधा मैच 3-4 मैच उन्होंने खेले उसमें भी वो परफॉर्म ना कर सके, और फिर एक कंट्रोवर्सी भी जन्म दी कि शादाब खान शायद खुद इंजर होकर नेशनल T20 से बाहर हो चुके। इस हवाले से आपने सोशल मीडिया पे शादाब खान के भी बयान सुने होंगे और बहुत सारे जर्नलिस्ट के भी बयान सुने होंगे, लेकिन वहाब रियाज ने शायद फेस सेविंग के लिए ये कह दिया कि हम शादाब खान को इस वजह से शामिल नहीं कर रहे कि वो इंजर है, लेकिन बैक एंड पे यही खबरें हैं कि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनको ड्रॉप किया गया। मोहम्मद हारिस के हवाले से भी कुछ खदशात थे कि T20 क्रिकेट में भी, ODI क्रिकेट में भी ये टीम के साथ ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं एक आध मैच में तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अभी उनको डोमेस्टिक खेलना चाहिए। क्योंकि जब भी बात होती थी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से मोहम्मद हारिस की, तो उनके बैकअप के तौर पर वो मोहम्मद हारिस को ही देखते थे कि रिजवान के बैकअप के तौर पर पाकिस्तान टीम में मोहम्मद हारिस ही शामिल होंगे, लेकिन इस दफ़ा उनको ड्रॉप किया गया। यंग सेंसेशन हसीबुल्ला टीम में शामिल हैं, आजम खान टीम में शामिल हैं और मोहम्मद रिजवान टीम में शामिल हैं। और ये फ़ायदा होता है कि जब आपके सिलेक्टर्स टीम को सिलेक्ट करेंगे, जब आपके कंसल्टेंट आके कंसल्ट करेंगे, तो ये फ़ायदा होता है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट वालों को निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जमान खान भी टीम में शामिल हैं, वसीम जूनियर भी टीम में शामिल हैं और हारिस रऊफ भी टीम में शामिल हैं, जो कि बिग बैश लीग छोड़ेंगे और वहाँ से डायरेक्ट न्यूजीलैंड पहुँचेंगे। अगर थोड़ा सा बात की जाए उमर अकमल के हवाले से, तो कामरान अकमल ने उमर अकमल के हवाले से भी ये बताया कि उमर अकमल हमारी प्रायोरिटीज़ में ज़रूर हैं, लेकिन उमर अकमल को परफॉर्म करना होगा। ये बिल्कुल नहीं है कि मैं उनका भाई हूँ तो मैं उनको सिलेक्ट कर लूँगा, पहले वो परफॉर्म करेंगे डोमेस्टिक में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लिस्ट ए में या किसी लीग में परफॉर्म करेंगे, उसके बाद वो आ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी प्लेयर और है, जिस तरह अहमद शहजाद हैं, बहुत सारे और प्लेयर्स हैं, शोएब मलिक हैं, जो कि कम बैक करना चाहते हैं, जब वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उनको कम बैक मिल सकता है। ये तमाम तर इशू है। इसके अलावा ज़का अशरफ साहब का एक ऑडियो बयान भी आया है, उस ऑडियो बयान को लेकर बहुत सारे लोग बाबर की हमायत में सामने आए, बहुत सारे लोग रिजवान की हमायत में सामने आए कि रिजवान को इस वजह से कप्तान नहीं बनाया गया। उस ऑडियो लीक के हवाले से भी बात करेंगे, और मेरे हिसाब से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ऑडियो तो लीक हो गई, लेकिन वो तमाम तर बातें हम आपको काफ़ी अरसे से बता रहे थे कि ज़का अशरफ साहब के जो अंडरस्टैंडिंग है तला के हवाले से, साया कॉरपोरेशन के हवाले से, वो बड़ी क्लियर है। और वो 3-4 महीने पहले हमने आपको बताया था कि टीम में क्या चल रहा है। प्लेयर्स की एक ग्रुपिंग थी, 8-9 लड़कों का एक ग्रुप था, उसी के मुताबिक वो हसन अली को खिला रहे थे, शादाब खान को खिला रहे थे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर जब रिजल्ट्स नहीं आए तो फिर टीम के जो लड़के हैं उनके लिए भी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। इस तमाम तर इशू पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, तो उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और उनसे हम जानेंगे कि वो क्या समझते हैं T20 स्क्वाड के हवाले से, और फिर ज़का अशरफ साहब का जो इंटरव्यू है इस हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। तो ख़वातीन वज़ात, अब न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे और साथ ज़का अशरफ के ऑडियो लीक के हवाले से भी बात करेंगे। इस हवाले से हमें टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर और वाइब्रेंट वॉइस है क्रिकेट के हल्कों में अब्दुल रऊफ खान साहब ने। रऊफ भाई, खुश आमदीद कहते हैं आपको। कैसा लगा आपको न्यूजीलैंड का स्क्वाड जो कि आज वहाब रियाज ने और कामरान अकमल ने अनाउंस किया? देखिए, मैं तो इस जो सिलेक्शन कमेटी है इसको मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये इंतहाई नायल और करप्ट लोग हैं जिनको सिलेक्शन कमेटी में डाला हुआ। और स्पेशली फिर जो बेसिक चीज़ ये है कि वो एक ही न सिर्फ एक रीजन से हैं बल्कि एक प्रोविंस से हैं, और उसके बाद एक प्रोविंस के एक शहर से, और उसके बाद एक ही क्लब से है उनका ताल्लुक है। तो आप कैसे इसको पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी कह सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं 4 आपकी सूबे हैं, जो आपका सूबा पंजाब है, सिंध है, सरहद और बलूचिस्तान है, तो सबकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वहाँ पे। तो फिर उसको आप पाकिस्तान की नेशनल सिलेक्शन कमेटी कह सकते हैं। अगर रिप्रेजेंटेशन एक क्लब की या एक मॉडल टाउन की या और उसके बाद सिफारशी और नायल किस्म के लोग भर्ती किए हुए हैं, तो उसको आप पूरे पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी नहीं कह सकते। दूसरा, जहाँ तक आपने सिलेक्शन की बात की है, तो मेरा ख्याल है कि देखें कि कैसे एक T20 स्क्वाड में 3 विकेट कीपर खेल सकते हैं। उसमें हसीबुल्ला खान है, उसमें रिजवान भी हैं, उसमें मोइन खान का बेटा आजम भी शामिल है। तो उसके बाद फिर जो नवाज है उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही
बिलो द बॉक्स थी, ना सिर्फ वर्ल्ड कप में बल्कि उससे पहले जो एशिया कप उसमें थी, और उससे पहले भी जो आप पिछले 2 साल की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उठाकर देखें तो किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, और उनको फिर बगैर किसी परफॉर्मेंस के उनको इस स्क्वाड में भी शामिल कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि काफी क्वेश्चन मार्क है। और दूसरी तरफ आप इंडियन देख लें, इंडियन टीम की जो सिलेक्शन हुई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें उन्होंने टोटल सूर्या कुमार यादव को कैप्टन बनाया, सबकी सब नई टीम खिलाई है। तो इस तरह टीमें तैयार होती हैं, इस तरह नहीं होती कि 3-3, 4-4 साल से फेलियर है कुछ प्लेयर्स का और आप बार बार उनको लेकर चलते रहे। राहुल भाई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाब रियाज भी यही कहते हुए नजर आए कि हम अपनी एक टीम तैयार कर रहे हैं, इसी वजह से आउट ऑफ द बॉक्स सोचा गया, 3 विकेट कीपर्स को शामिल किया गया, फिर साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, रिजवान और बाबर की शक्ल में आपके पास 4-4 ओपनर्स भी मौजूद हैं। देखिए, मैं इसका कोई सर पाँव नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि ना उनकी बातों में कोई वजन है और ना ही वो इस काबिल है कि उसको पाकिस्तान टीम का चीफ सिलेक्टर बनाया जाए। और उसके बाद जो वो बातें करते हैं उसमें भी बिल्कुल कोई वेट नहीं है। आप देखें कि 3 विकेट कीपर कैसे आप शामिल कर सकते हैं, और उसके बाद आपने साहिबजादा फरहान, उसकी परफॉर्मेंस काज़िम ट्रॉफी में है, तो उसको आप ऑस्ट्रेलिया के टूर पर लेकर जाते, उसको वहां पर टेस्ट मैचेस खिलाते, साइड मैच खिलाते, लॉन्ग फॉर्मेट से उसको शुरू करवाते, तो आपने उसको T20 का फॉर्मेट उसको खिला दिया। उसके बाद नवाज की क्या परफॉर्मेंस है, आपने उसको किस परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट किया। बाबर आजम को रेस्ट लेना चाहिए था T20 में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन का शिकार है, क्योंकि वो एक बैट्समैन है जो टेक्निकली सबसे बेस्ट बैट्समैन है। तो अगर वो लॉन्ग फॉर्मेट में वो स्कोर नहीं कर रहा, उसके बाद आपका वनडे फॉर्मेट है उसमें स्कोर नहीं कर रहा, तो आप फिर उसको जबरदस्ती T20 फॉर्मेट में क्यों घुसा रहे हैं। उसके बाद जो आजम खान है, उनकी जो फिटनेस है उस पर क्वेश्चन मार्क है, कंप्लीट क्वेश्चन मार्क है, कोई बिल्कुल फिट नहीं है, उनकी फिटनेस इस काबिल नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सके, और उनको सिलेक्ट किया गया नो वे से लाकर। तो जब आप इस तरह की, उसके बाद इफ्तिखार अहमद, आप देखें कि इफ्तिखार की एज देखें, इफ्तिखार का पास्ट रिकॉर्ड देखें, आप उसको किस बेस पर आप उसको T20 में आप खिला रहे हैं। तो आपके पास इसका मतलब है रिप्लेसमेंट नहीं है, आपके पास कोई नए प्लेयर नहीं है, और आप फिर बार बार पकड़ के वही टीम पाकिस्तान सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने के लिए आप 4-5-6 लोग वही खिला रहे हैं जो पिछले वर्ल्ड कप, एशिया कप में और उससे पहले जो फॉर्मेट थे उनमें पाकिस्तान का हिस्सा थे, ताकि आपको 1-2 मैचेस जीत जाएं और आपकी कुर्सियां बची रहें। बल्कि आपकी लॉन्ग विजन है ही नहीं है, ना आपकी लॉन्ग फॉर्मेट के लिए तैयारी है, तो अपना आप बचाने के लिए मेरा ख्याल है कि ये सारी सिलेक्शन। अच्छा, आपने बाबर आजम के हवाले से बात की, लेकिन बाबर आजम को ड्रॉप करने से उनको डर भी लगता है, फैन क्लब उनका बहुत ज्यादा आपको पता है ट्विटर पे एक्टिव है। फिर हफीज ने कहा कि बाबर और रिजवान मुझे चाहिए, तो जब सिलेक्टर्स उनको ड्रॉप करना चाहते हैं तो आपके हेड कोच कहते हैं मुझे चाहिए वो। देखें, इनका आपस में तालमेल ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, ये फैसले ले ही नहीं सकते। देखें, कोई मेरिट पर आदमी लाएंगे, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, जिसका कुछ विजन होगा, तो वो कुछ फैसले करेगा ना। आप तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी उसी टाइम पे बना सकते हैं जब आप विजन वाले फैसले लें, और विजन आपके पास तब आ सकता है जब आपके पास एजुकेशन हो। जब आप अनपढ़ मैट्रिक से लोगों को सिलेक्शन कमेटी में और बड़े बड़े ओहदों पर रखेंगे और हेड कोच बनाएंगे और उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट देंगे, तो उनका फिर विजन ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज का ही होगा, और वो अपने मुफाद में फैसला करेंगे बजाय पाकिस्तान के मुफाद में। और पाकिस्तान के मुफाद में तो ये फैसला कि आपने T20 फॉर्मेट के लिए न्यूजीलैंड जाना है, तो आपके 11 के 11 जो लड़के हैं वो यंगस्टर होने चाहिए, आपके पास फ्रेश ब्लड होना चाहिए, न्यू लेग्स होनी चाहिए, ताकि वो T20 फॉर्मेट में तैयार हूं और आगे वर्ल्ड कप आने वाला है या जो इवेंट आने वाले उसमें पाकिस्तान को वो पाकिस्तान के लिए कोई इंपॉर्टेंट परफॉर्म कर सके। मगर अब ये वही पुराने लड़के, अब इफ्तिखार भी इस टीम में शामिल है, रिजवान भी शामिल है, बाबर आजम भी शामिल है, उसके बाद आजम खान को आपने शामिल कर दिया, उससे नवाज इस टीम में शामिल है, इफ्तिखार, ये सारे लोग फखर जमान भी इस टीम में शामिल है। तो आपने क्या रेवोल्यूशन लाएंगे, या क्या आपकी दूरस्थ पॉलिसीज हैं और क्या आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है। इसका मतलब है जो भी आपने पॉलिसी है, जो भी सिलेक्शन की है, वो सारी की सारी अपनी जात के लिए की है और सबके साथ आपके मुफादात के लिए आपने सिलेक्शन की है। अच्छा सर, अब्बास आफरीदी के हवाले से बात कर लेता हूँ। मेरा उमर गुल के साथ एक इंटरव्यू भी हुआ था आज से कुछ महीने पहले, तो उन्होंने कहा कि मैं अब्बास को सिलेक्ट नहीं करवा सकता, वो अपनी परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर टीम में आएंगे। उनकी सिलेक्शन को कैसे देखते हैं, और क्या PSL के बाद 1 साल लग गया उनको सिलेक्ट करते हुए और एहसानुल्लाह को आपने अगली सीरीज में सिलेक्ट कर लिया था, ये किस तरह का तजाद है? देखिए, मैंने इतना ज्यादा इन दोनों को देखा नहीं हुआ, क्योंकि कोई आउटस्टैंडिंग जिस तरह के बॉलर कोई आए, जिस तरह अमर आए थे या कोई और इस तरह का कोई बॉलर आए, तो उस पर आपकी नजर रहती है कि वो एक्सेप्शनल परफॉर्मर होता है। ये जितने भी बॉलर आपने गिनवाए हैं सारे एवरेज बॉलर हैं, बाद दफा ये परफॉर्म करते हैं, बाद दफा लॉन्ग टर्म के लिए बाहर हो जाते हैं। बॉलर वही है जो कि आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उसमें जो टॉप विकेट टेकर होगा तो उसकी जगह अगर आप किसी भी फॉर्मेट में बनाएंगे तो वो बनती है। अब ये जो शॉर्ट फॉर्मेट है, T20 फॉर्मेट में अगर कोई परफॉर्म करके पाकिस्तान की टीम में आ जाता है तो वो फिर इतनी जल्दी वापस भी चला जाता है।
तो मैं इस फॉर्मेट को मैं तो मानता ही नहीं, क्योंकि आपकी जो पिछले 5-6 साल से जो परफॉर्मेंस आप देख लें इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आपकी जो फास्ट बॉलिंग है कम्प्लीटली डिक्लाइन का शिकार है। उसमें फिटनेस के इश्यूज आ रहे हैं, उसमें इंजरीज के इश्यूज आ रहे हैं, उसमें लंबी जो बॉलिंग है वो आप नहीं कर सकते, आपके जो बॉय मैकेनिक्स हैं इस इंटरनेशनल क्रिकेट के वो तालमेल उसके साथ नहीं रखते। तो मैं उसी पे जाऊंगा जो लॉन्ग फॉर्मेट में या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करेगा, आप उसको किसी भी फॉर्मेट में डाल सकते हैं। सर, नवाज के हवाले से बात की आपने, लेकिन शादाब खान को ड्रॉप कर दिया गया, नवाज को टीम के साथ रखा गया, और शादाब खान के ड्रॉप के हवाले से वहाब रियाज ये कहते हुए नजर आए कि वो इंजरी की वजह से ड्रॉप हुआ। हालांकि खबरें ये हैं कि शायद वो फिट भी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप हुए। तो आप मीडिया में आके खुले अंदाज में क्यों नहीं बता सकते कि उनकी परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में भी अच्छी नहीं थी, T20 में भी अच्छी नहीं थी, जो कि नेशनल T20 था, इस वजह से उनको ड्रॉप किया गया? देखिए, ये चापलूस लोग हैं, ये कैसे बताएंगे, क्योंकि सिफारिश वगैरह पर यही आ जाते हैं और इनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि सामने आकर बात कर सकें। आप देखें कि शादाब खान या नवाज की क्या परफॉर्मेंस है, आप मुझे वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस दिखाएं या आप इनकी एशिया कप में क्या परफॉर्मेंस थी, उससे 2 साल पहले इनकी क्या परफॉर्मेंस थी। अब ये अंडर द शेल्टर ऑफ सम सीनियर प्लेयर्स रहे हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुख्तलिफ ओहदे दिए गए थे और इनकी उनसे रिश्तेदारियां, वो उनको प्रोटेक्ट करते रहे। इनको प्रोटेक्ट करते करते उन्होंने कोई 5-6 स्पिनर जो आउटस्टैंडिंग स्पिनर पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास फॉर्मेट से आए थे, उनका बेड़ा गर्क कर दिया। उनको उन्होंने किसी फॉर्मेट में चलने नहीं दिया, ना पाकिस्तान टीम में चांस दिया और ना किसी दूसरे ए टीम के साथ उनको रखा। उनको सिस्टम से गायब कर दिया ताकि ये जो उनके मंजूर नजर हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, ये पाकिस्तान टीम में खेलते रहे और इनकी मुनाफली बनी रही, इनकी जगह बनी रही, ये जो अहम इवेंट्स हैं उनमें खेलते रहे। ये वजह कि इनकी परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद इनको बार बार खिलाया जाता रहा। अभी भी मेरा ख्याल है कि जो उसामा मीर हैं या जो मोहम्मद नवाज हैं जिनको सिलेक्ट किया गया, बिल्कुल रॉन्ग सिलेक्शन है। किसी भी तौर पर उनकी सिलेक्शन पाकिस्तान की टीम में नहीं बनती जिस तरीके से वो पिछले 2-3 साल से उनकी परफॉर्मेंस है। तो ये जब तक फैसले आप दिलेराना फैसले नहीं लेंगे, मेरिट पर फैसले नहीं लेंगे, वो फैसले नहीं लेंगे जिनमें विजन होगा, तो पाकिस्तान की टीम और क्रिकेट इसी तरह स्ट्रगल करती रहेगी। अच्छा सर, लाहौर में एक मैच था जहां पर 14 रन बचाए थे आमिर जमाल ने, उसके बाद वो किस्सा पारीना हो गए। टेस्ट क्रिकेट में उनको मौका मिला, पहली इनिंग्स में 6 विकेट्स लेने में कामयाब हुए और उनको शामिल किया गया है T20 इंटरनेशनल स्क्वाड के लिए। उनकी शमूलियत को कैसा देखते हैं, और अगर आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी जैसे प्लेयर्स परफॉर्म कर जाते हैं तो आपके जो कप्तान है जो कि 128 या 130 की गेंद करवाते हैं, उनके फ्यूचर को भी बहुत ज्यादा खतरात लायक होंगे? फिर देखिए, मेरा ख्याल है कि ये अच्छी चीज है कि अगर पाकिस्तान के पास नए बॉलर्स आ रहे हैं, जिस तरह आमिर जमाल ने बॉलिंग की है, ऑस्ट्रेलिया में आउटस्टैंडिंग स्पेल किया उन्होंने बॉलिंग का, और जो बेसिक चीज ये है कि उनको विद द पैसेज ऑफ द टाइम उनको पता चल रहा है कि उन्होंने कौन सी जगह पे बॉल करना है और कौन से बैट्समैन को और किस तरीके से उसको खिलाना, और पिच का जो बिहेवियर है उसके मुताबिक वो बॉलिंग करते हैं। तो ये एक अच्छा इजाफा है। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी बायोमैकेनिक उनमें डेफिशिएंसीज हैं, अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म क्रिकेट खेलनी है तो उनको ओवरकम करना पड़ेगा, तो उनका कैरियर बहुत अच्छा आगे बढ़ सकता है। मगर जिस तरह का कोचिंग स्टाफ है वो पहले भी जाया कर रहा है, एक और भी मेरा ख्याल है कि शायद निशाना बन सकता है उनका। जहां तक आपने शाहीन अफरीदी की बात की है, तो उनका भी एग्जैक्टली यही मसला है कि उनको उन पे बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग की गई है, उसके बाद उनको बहुत ज्यादा क्रिकेट खिलाई गई है। पिछले जब से वो पाकिस्तान टीम में 750 से प्लस ओवर कर चुके हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि बाकी दुनिया का कोई बॉलर उससे आधे ओवर भी उसने नहीं करवाए। तो इतनी पुअर वर्कलोड मैनेजमेंट उनके पास की गई है। उसके बाद जब वो रिहेबिलिटेशन के बाद वापस आया पाकिस्तान टीम में, तो उसमें भी जल्दी की गई है। यही वजह कि अब जो उनका तालमेल है एक्शन का, वो आपस में मुताबिकत नहीं रखता और उनकी पेस रिड्यूस होती जा रही है। और मेरा ख्याल है कि अगर उनको जितना ज्यादा से ज्यादा ये खिलाते जाएंगे, उन पर बर्डन डालते जाएंगे, और स्पेशली अगर उनसे कप्तानी भी करवाई गई, तो उनका ये क्रिकेट जो कैरियर है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट और वनडे में, वो बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगा। तो ये इनको सोचना पड़ेगा पाकिस्तान। राव भाई, वो सुना होगा कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सनु मरंदा शौक भी सी। ठीक है, वर्कलोड मैनेजमेंट पीसीबी की जानिब से भी नहीं की गई, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले दिनों उनको जब 2-3 महीने की छुट्टी मिली तो वो दी 100 भी खेला है, विटिलिटी ब्लास्ट भी खेला है। तो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं अपना ख्याल खुद भी नहीं रखते। देखिए, वो इसलिए नहीं रखते कि एक तो जो बेसिक एजुकेशन है स्पोर्ट्स की वो बिल्कुल नहीं है। हमारे जो टैलेंट आता है, नेचुरल टैलेंट बिल्कुल रहा होता है, उनकी एजुकेशन मैटर क्या इससे अराउंड होती है, और उनको नहीं समझ होती कि उनके कौन से बॉडी पार्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं। और जो आप एक मुसलसल अगर स्ट्रेस पड़ता रहता है आपकी बॉडी पे, तो वो आपको इंजरी की तरफ ले जाता है और आप इंजरी प्रोन हो जाते हैं। तो ये जब अर्ली एज में आ जाते हैं, 18 या 19 साल की एज में पाकिस्तान की टीम में आ जाते हैं, तो उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वर्कलोड मैनेजमेंट इनसे कर सके, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाईली पेड जो प्रोफेशनल हैं उनको हायर किया जाता है। मगर अफसोस ये है कि इन्होंने
हाईली पेड लोग तो हायर किए हैं, मगर वो हाई प्रोफेशनल नहीं है, वो अनएजुकेटेड हैं, उनकी एजुकेशन इस लेवल की नहीं है कि वो यंगस्टर्स को प्रॉपरली हैंडल कर सकें। यही वजह कि जो आपके, क्योंकि जब आप अर्ली एज में आएंगे तो आप सारा कुछ खेलना चाहेंगे। हम भी जब इस एज में थे तो हमारा भी दिल करता था कि हम हर तरह की क्रिकेट खेलते चले जाएं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि यंगस्टर्स का कसूर नहीं है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा रऊफ भाई, इस मैच के हवाले से, सॉरी सीरीज के हवाले से तो आपसे बात कर ली। कल आपने एक ऑडियो लीक भी सुनी होगी ज़का अशरफ साहब की, और मुबैना तौर पे या तो उनकी बेटी के साथ है वो ऑडियो लीक या फिर उनकी बहू के साथ है। उस ऑडियो लीक वाले मामले को कैसे देखते हैं? पहले सियासत में ऑडियो लीक्स होती थी, अब जो है वो क्रिकेट में भी ऑडियो लीक स्टार्ट हो चुकी हैं। देखिए, मैं असल में इस डिस्कस में जाना नहीं चाहता, किसी की भी इस तरह जो फैमिली की जो चीज़ें हैं वो बाहर नहीं आनी चाहिए, ना लीक आउट होने चाहिए। मगर जब वो लीक आउट होती हैं तो उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस होती हैं। इसमें सिर्फ कसूरवार ज़का सिर्फ या जो उनकी गुफ्तगू है वो नहीं है, इसमें और भी काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि इसमें और भी क्या कौन लोग इन्वॉल्व हैं और वो उससे क्या मुफादात हासिल करना चाहते हैं और किसकी नेकनामी हुई है, किसकी बदनामी हुई है। तो एक लंबा टॉपिक है, मेरा ख्याल है कि क्योंकि इसमें उनका फैमिली का थोड़ा सा इशू इन्वॉल्व हो गया, तो जिस चीज़ में आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं वैसे इसकी मजम्मत करनी चाहिए कि इस तरह की चीजें क्रिकेट में कम से कम नहीं होनी चाहिए। देखें, मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए। बात ठीक हो गया। अच्छा रऊफ भाई, जाते जाते अगर हम थोड़ा सा बात कर लें, जो हमारे टेस्ट मैचेस हुए ऑस्ट्रेलिया में और उसके हवाले से अब नेक्स्ट टेस्ट मैचेस में आप क्या चेंजेस देख रहे हैं? क्या फ़हीम अशरफ को ड्रॉप किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्योंकि सबसे ऑर्डिनरी मुझे अगर बॉलिंग में कुछ कोई लगा तो वो फ़हीम अशरफ लगे, बैटिंग में कोई लगे तो फ़हीम अशरफ लगे, लेकिन हम उनको कैरी इस तरह कर रहे हैं जिस तरह वो शायद बेन स्टोक्स से बड़े ऑलराउंडर हैं। देखिए, फ़हीम अशरफ का भी डेफिनेट है, और उसके बाद जो उनके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ मुलाकात हुई, और उसके बाद जिस तरह वो 9 वे से आकर पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने एशिया कप में और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन सीरीज में, वो डेफिनेट वो सरप्राइजिंग भी है, शॉकिंग भी है और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है। हमारे पॉलिटिशियंस को सामने आकर इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद इस क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व है और पाकिस्तान का हर यंगस्टर क्रिकेट खेलता है और इसमें टैलेंट भी बहुत है। तो फिर जब आप अपने लोगों को कवर अप करेंगे और बगैर परफॉर्मेंस के वो टीम में लाए जाएंगे तो फिर आपकी जो इंटीग्रिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क आएगा और ऐसे पॉलिटिशियंस को ही सामने आके उसको जवाब देना पड़ेगा। और जहाँ तक आपने और बाकी परफॉर्मेंसेस की बात की है तो मेरा ख्याल है कि जो शान मसूद कैप्टन है उनकी परफॉर्मेंस भी बिलो द बेल्ट है, और जब तक मेरा ख्याल है कि सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग जो कोर्सेज हैं या जो एक पावर है वो इनफ नहीं है पाकिस्तान टीम को चलाने के लिए या उसको मोटिवेट करने के लिए। एक कैप्टन को अपनी परफॉर्मेंस जो जाती बैटिंग परफॉर्मेंस है वो शो करनी पड़ेगी जब अगर उसने फ्रंट से लीड करना है। जब तक वो खुद अपना स्कोर नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 19 इनिंग्स में उनका कंटिन्यूस फेलियर है और इतना बड़ा फेलियर आज तक पाकिस्तान के किसी कैप्टन का नहीं हुआ, तो उसी वजह से जो पूरी टीम है वो डिमोरलाइज हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत जरूरी है, उन पे स्कोर ड्यू है। राव भाई 1 मिनट है हमारे पास, हमें ये बताइएगा कि अब स्कॉट तो हमने भेज दिया, उन्हीं में से टीम को सिलेक्ट करना है, तो क्या कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में? देखिए, मेरा ख्याल है कि फ़हीम अशरफ की जगह पे एक स्पिनर खेलेगा और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी स्क्वाड में चेंज हो सकती है। ठीक हो गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़े ब्लंट अंदाज में उन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज़ के हवाले से भी बात की, और इसके अलावा अगर बात की जाए ज़का अशरफ की तो उन्होंने जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने इसकी मजम्मत भी की है और उन्होंने कहा है कि ये जो आपकी ऑडियो लीक्स हैं इस तरह का सिलसिला नहीं होना चाहिए, और स्पेशली जो आपकी फैमिली के साथ ऑडियो लीक्स हैं इसका सिलसिला नहीं होना चाहिए। और मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि आप ये चीज़ें सियासत में अच्छी लगती हैं लेकिन क्रिकेट में अच्छी नहीं लगती, और वैसे भी अगर आप उसमें ज़का अशरफ साहब को डिफेम करने की बात करेंगे तो आप ज़का अशरफ साहब को डिफेम नहीं कर रहे, बल्कि ज़का साहब जो बातें कर रहे हैं कि प्लेयर्स का ग्रुप है वो तला रहमानी के साथ अटैच हैं, वो अपनी मनमानी के साथ फैसले करते हैं, हसन अली और शादाब खान को किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वर्ल्ड कप या एशिया कप में लेके गए, तो बातें तो सारी सच हैं और ये सारी बातें मीडिया के थ्रू हमारे थ्रू आपको पिछले कुछ अरसे में नज़र आती रही हैं, और इस तरह की बातें हम जब करते रहे तो उसकी वो तस्दीक हो गई कि ज़का अशरफ साहब भी इसको सीरियस ले रहे थे। और इसी वजह से एक जो पॉजिटिव है, रऊफ भाई की गुफ्तगू तो आपने सुनी, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एक पॉजिटिव ये है कि जो टीम सेलेक्ट हुई है, ठीक है वहाब रियाज एक ही इलाके के चीफ सेलेक्टर हैं या फिर पूरे पाकिस्तान के हैं, जिस तरह रऊफ भाई कह रहे थे वो लाहौर से हैं, लेकिन कम अज़ कम ये जो चीफ सेलेक्टर हैं या कंसल्टेंट हैं इन्होंने हफीज़ से तो ज़रूर कंसल्ट किया होगा, लेकिन वो जिस तरह होता था ना कि कुछ हमारे लैपटॉप
साउथ के चीफ सेलेक्टर्स होते थे वो आके पहले अप्रूवल लेते होते थे बाबर आजम से, मोहम्मद रिजवान से और शाहीन शाह अफरीदी से। उस तरह की हमें यहाँ पर कोई भी अप्रूवल नज़र नहीं है। ख़वातीन उज़ात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।